A very good morning to all the students. My name is Shweta Singh. I am going to teach you English grammar for the upcoming session. Okay. So for class 7, in the last session मैंने आप लोगों को nouns एक टॉपिक पढ़ाया था प्रॉपरली, जिसमें कि मैंने आपको नोट्स बनाने के लिए बोला था कि प्रॉपरली जितना भी आपने क्लास 6 तक पढ़ा था वो नोट्स बनाने के लिए बोला था. जिन बच्चों ने के लिए पहला वीडियो है, प्लीज़ गो थ्रू दैट वीडियो. पहला वीडियो वो देख लें, नोट्स बनाएं, देन कम टू दिस वीडियो. ठीक है. उसके आई होप कि सब ने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया हो. अब जो मैंने कल 2-3 नाउन्स आपके जो 2-3 क्या जो रिमेनिंग नाउन्स हैं, काइंड्स ऑफ नाउन्स मैंने जो लेफ्ट आउट कर दिए थे, उनको मैं आज प्रॉपरली टीच करूँगी और कैसे वर्क करना है, क्या और करना है, मैं आपको बताऊँगी. इज इट क्लियर? ओके. कलेक्टिव नाउन्स एंड मटेरियल नाउन्स. ओपन पेज नंबर 16. The third noun is types of noun is collective nouns. Collective nouns refer to several members of the same group or class together as a collectivity. Examples: A. An army could refer to a group of soldiers. B. A bunch could refer to a set of keys. C. A pack could refer to a number of wolves. Okay. कलेक्टिव नाउन्स का मतलब अब समझिए. कलेक्टिव नाउन सीधा सीधा इसमें ये कह रहा है कि एक सेम ग्रुप की बात चल रही है. एक सेम ग्रुप की बात चल रही है जिसमें कि सेम कैटेगरी में ही पर्सन है, सेम टाइप के ही लोग हैं या प्लेस हैं या जो भी है, सेम ही हैं, उनका फीचर्स सेम हैं, प्रॉपर्टीज सेम हैं, लेकिन उस कलेक्शन को हम लोग एक वर्ड देते हैं, एक वर्ड हम लोग डिफाइन करते हैं, दैट इज नोन एज कलेक्टिव नाउन. फॉर एग्जाम्पल, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स. ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, सोल्जर्स के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्मी. पहले एग्जाम्पल में दिया हुआ है. सेकेंड, सेट ऑफ कीज. कीज मतलब चाबी. आप लोग सब जानते हैं, सबके घर में चाबी होती है, ऑब्वियस ही बात है, हर एक रूम की चाबी अलग अलग होगी. तो आप लोग एक बंच बनाते हो ना, कि गुच्छा जैसे कहते हैं, चाबी का गुच्छा. तो वो जो चाबी का गुच्छा वर्ड जो होता है, गुच्छा जो बोलते हैं, उसको कहते हैं बंच ऑफ कीज़. मतलब कीज़ के कलेक्शंस को हम लोग, चाबियों के कलेक्शन को हम लोग कहते हैं बंच. ये आई होप कि प्रॉपर आपको क्लियर हो गया है. कि फॉर एग्जांपल और वर्ड में आप एग्जांपल दे दूं कि क्लास में मैं बोल दूंगी कि अ सेट ऑफ या अ ग्रुप ऑफ गुड स्टूडेंट्स. गुड मैंने डिफाइन कर दिया कि जिसने 80% अबव किया है वो ग्रुप है. ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स. ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ग्रुप इज कलेक्टिव नाउन. लेकिन जो स्टूडेंट्स है ज़रूरी नहीं है उसमें केवल बॉय होगा या गर्ल होगा, उसमें दोनों भी हो सकते हैं, उसमें सिर्फ बॉय भी हो सकता है, इसमें सिर्फ गर्ल्स भी हो सकती हैं. बट एक ग्रुप मैंने, एक कैटेगरी, एक ग्रुप को मैंने डिफाइन, एक कॉमन मैंने डिफाइन कर दिया है कि वो बच्चे, ये एक बच्चों का ग्रुप है जो कि पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, गुड स्टूडेंट्स हैं, डिसिप्लिन हैं, जो कि रैंक होल्डर्स हैं. Is it clear? तो मुझे I hope the point is clear. Now coming to the next one is fourth page number 16, material nouns. Material nouns generally refer to materials or substances used for making things. ये बहुत ही बट नेचुरल है material nouns. इसमें ये समझाया जा रहा है कि material nouns वो nouns उन substances को बोलते हैं जिनकी वजह से हमारा एक कोई material बनता है. ठीक. Come to the examples. Microchips used in computers are made of silicon. The piano keys were earlier made of ivory but are now made of basswood. ठीक है. और भी चीज़ें मैं बताऊँगी. ये 2 एग्जाम्पल्स पहले समझाऊँ. पहले एग्जाम्पल में ये बोल रहा है जो कि चिप्स लगती हैं, मोबाइल फ़ोन्स में भी चिप्स लगती हैं, वो सिलिकॉन एक हमारा मेटलॉइड होता है. एक तरीके से मटेरियल समझो. नॉन लिविंग थिंग, लिविंग, अरे सॉरी, मेटल्स नॉन मेटल्स कुछ मत समझो. एक मटेरियल है जिससे हमारी चिप्स बनती हैं, जो कि कंप्यूटर में लगती हैं, मोबाइल्स में लगती हैं. तो वो उससे ही उसी दैट चिप्स आर मेड अप ऑफ सिलिकॉन. तो हमारा जो सिलिकॉन है वो क्या हो जाएगा? मटेरियल नाउन. ठीक. नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है? जो पियानो कीज़ हो, सब लोग जानते हैं पियानो क्या होता है, जिस एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको प्ले करने से बहुत अच्छी म्यूज़िक आती है. तो वो उनकी जो कीज़ होती हैं वो पहले किससे बनती थी? आइवरी से बनती थी, लेकिन अब वो बासवुड से बनती. टू बी वेरी ऑनेस्ट, किसी ना किसी मटेरियल से बनती हैं. हम इस रूम में हैं, ये पूरा जो आप ही अपने घर में रह रहे हो, तो जो ब्रिक्स है, ईंट से हमारा वॉल बनता है,
तो जो ब्रिक होता है उसको भी हम लोग कहते हैं मटेरियल नाउन। क्लियर? और मैं बोलूँ डस्टर, डस्टर किससे बनता है? वुड से। किससे बनता है डस्टर? उसको हम लोग वुड को कहते हैं मटेरियल नाउन। आई होप द पॉइंट इज नाउ क्लियर, वेरी मच क्लियर टू यू। ठीक, कम टू पेज नंबर 17, प्रैक्टिस टाइम 2। हाँ, आप लोगों ने ये सोचा हो प्रैक्टिस टाइम 1 तो मैम ने बताया नहीं कुछ, तो कॉमन सेंस है। प्रैक्टिस टाइम 1 में कुछ नहीं करना था, सिर्फ और सिर्फ आपको नाउन सर्च करना था। एंड यू बीइंग क्लास, यू ऑल पीपल बीइंग इन क्लास 7, आप लोगों को प्रॉपरली क्लियर होगा कि नाउन्स आपको अच्छे से पता है, तो आप लोग अंडरलाइन करना, आप उसको अंडरलाइन कर सकते हो। कमिंग टू द पेज नंबर 17, प्रैक्टिस टाइम 2 में the very first question says that identify the nouns in each of the sentences and say what kind they are। मतलब कि इस बार तो तुम्हें अंडरलाइन करना है कि कौन सा नाउन है, बट किस टाइप का नाउन है, कौन सा काइंड ऑफ नाउन है, वो आपको बताना है। द वेरी फर्स्ट वन, see on your book, I am going to buy Annie Jong's new novel Presto। इसकी हिंदी ये है कि मैं जा रही हूँ। एक ऑथर है जिसका नाम है एनी जोंग, उसकी एक न्यू नॉवल उसने मतलब कि पब्लिश की है, उसका नाम है प्रेस्टो। तो मैं उस नॉवल को परचेज़ करने मैं जा रही हूँ, ख़रीदने परचेज़ करने जा रही हूँ। पहली बात तो यहाँ पे दो चीज़ सीधे सीधे नाउन दिख रहा है, वो है एनी जॉन्स और दूसरा है प्रेस्टो, क्योंकि प्रेस्टो भी एक नॉवल है। प्रेस्टो एक नॉवल है जो कि अपने आप में पर्टिकुलर है, और एनी जॉन्ग किसी का नाम है, चाहे वो गर्ल हो चाहे वो बॉय हो, लेकिन नाम है, पर्सन है, पर्सन है, प्रॉपर नाउन में ये दोनों आएंगे, इनके जैसा दूसरा कोई नहीं है। ठीक, इज इट क्लियर? आपको बट नेचुरल है, एनी जॉन्ग और प्रेस्टो को अंडरलाइन करना है, उसके बाद प्रॉपर नाउन लिखना है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, करेज एंड ऑनेस्टी मेक अप अ साउंड कैरेक्टर। ये सीधा सीधा आपका बता रहा है कि करेज और ऑनेस्टी, आपका हिम्मत और आपकी ईमानदारी ही आपको एक अच्छा कैरेक्टरफुल पर्सन बनाती है। सीधी सी बात है। अब मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या होता है, और आप लोग बहुत टाइम से पढ़े आ रहे हो, तो आप लोगों को पता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन नॉट बी सीन, कैन नॉट बी टच्ड, यू कैन ओनली फील इट। तो आप किसी की हिम्मत आप देखते नहीं हो, आपको फील होता है कि ये हिम्मती, मेरे लिए वो बच्चा हिम्मती है, लेकिन वो नहीं होगा। पर्सन ए हिम्मती होगा, एक बच्चा हिम्मती है, दूसरा हिम्मती नहीं होगा, वो मेरा परसेप्शन है। सो करेज और ऑनेस्टी हम फील करते हैं कि ये पर्सन करेजियस है, ये पर्सन ऑनेस्टी है, ये इस पर्सन में ऑनेस्टी कूट कूट के भरी है। तो करेज एंड ऑनेस्टी आपके क्या होंगे, अंडरलाइन करेंगे, और वो क्या होंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सिमिलरली द थर्ड वन, चाइल्डहुड इज़ अ टाइम ऑफ जॉय एंड फ्रीडम। इसमें क्या है, चाइल्डहुड मतलब बचपना, इज़ अ टाइम ऑफ जॉय एंड फ्रीडम। मतलब कि बचपन में आप लोग, अभी आप लोग को पढ़ाई का बहुत प्रेशर है, दुनिया भर की टेंशन है, बट चाइल्डहुड इज़ अ टाइम, बस बचपन में क्या होता है ना कि हम लोग टेंशन फ्री रहते हैं, पूरा फ्रीडम मिला रहता है, हम लोग इन्जॉय करते हैं, जॉय बहुत जुबिलियंट काइंड ऑफ होते हैं। तो इसमें चाइल्डहुड, जॉय और फ्रीडम, ये तीनों आपके क्या होंगे, अगेन एंड अगेन एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे। सिमिलरली आप लोग 4 to 8 डू अटेम्प्ट करिएगा एज होमवर्क, एंड इतना भी टफ नहीं है, आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। Coming to the next one is C, fill in the blanks choosing suitable phrases from the box, one has been done for you। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि विद द हेल्प ऑफ द हिंट बॉक्स, जैसे आपके क्वेश्चन पेपर्स में भी आते हैं कि एक हिंट बॉक्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आपको उसके हेल्प से ही आप लोगों को फिल द ब्लैंक्स पूरा आपको फिलअप करना है। द फर्स्ट वन सेज दैट द लिटिल बॉय बबल्ड विद एक्साइटमेंट टू सी दैश चॉकलेट। अब चॉकलेट के आप लोग क्या बोलो, चॉकलेट खरीद लिया, बट आपसे किसी ने पूछा कि ये वो कितनी चॉकलेट्स खरीदी, 2 चॉकलेट 3 चॉकलेट नहीं, अ बार ऑफ चॉकलेट। हिंट बॉक्स में क्या दिया, अ बार ऑफ चॉकलेट। बेसिकली चॉकलेट के पूरे उस सेट को कहते हैं अ बार ऑफ चॉकलेट। कम टू द नेक्स्ट वन इज मुंबई हैज़ टू प्ले डैश मैचेस अगेंस्ट हबीब बैंक। ये बॉयज़ को आंसर्स बहुत अच्छे से पता होगा, क्योंकि मैचेस की क्या होती है, सीरीज़ होती है, हिंट बॉक्स में दिया हुआ है, सीरीज़ होती है। द मुंबई हैज़ टू प्ले अ सीरीज ऑफ मैचेस अगेंस्ट हबीब बैंक। मतलब मैचेस का क्या होता है, सीरीज़ होती है, लगातार, मतलब 1 by 1 आपके मैचेस कंसिक्यूटिवली होते रहते हैं, तो उनको कहते हैं अ सीरीज ऑफ मैचेस। नेक्स्ट थर्ड वन, द मैनेजर गेव हर
डैश एडवाइस टू इम्प्रूव हर कंडक्ट। इसका मतलब होता है कि एक मैनेजर है, उसने अपनी क्या दी, एडवाइस दिया। एडवाइस मतलब कि आपको एक सजेशन दिया कि हाँ तुम ऐसे नहीं ऐसे काम कर लो, एक अपना एडवाइस दिया कि अपना काम और अच्छे से तुम इम्प्रूव कर लो। जैसे टीचर्स स्टूडेंट्स को बोलते हैं बेटा और अच्छे से हैंड राइटिंग लिखो, आपको एक एडवाइस मिलती है। तो अकॉर्डिंग टू हिंट बॉक्स ये होगा अ पीस ऑफ एडवाइस, अ पीस ऑफ एडवाइस। कोई लेक्चर तो देता नहीं है 1-2 घंटे तक, बट ये कि अ पीस ऑफ एडवाइस इज काइंड ऑफ कि दिया जा रहा है, द मैनेजर गेव हर अ पीस ऑफ एडवाइस टू इम्प्रूव हर कंडक्ट। ओके, सिमिलरली फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4 till 10 आप लोग आराम से प्रॉपरली पीसफुल माइंड के साथ में बैठ के आप अटेम्प्ट कर सकते हो एंड यू कैन डू वेरी वेल, आई अश्योर यू। ठीक, चलिए दिस मच ओनली फॉर द सेशन। नेक्स्ट सेशन में आपको मैं कंपाउंड नाउन्स एंड उसके वेरियस वेज और बताऊंगी। टुडेज होमवर्क इज़ फॉर क्लास 7 कि आपको अगेन एंड अगेन आपको रीड करना है पूरा आपको चैप्टर, फिर आपको एक्सरसाइज पूरी अटेम्प्ट करनी है और कॉपी का वर्क आज कुछ नहीं है। एंड रीड, एक एक वर्ड को, टॉपिक को रीड करो, नहीं समझ में आए 2 बार करो, और नहीं समझ में आए 4 बार करो, एंड एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से करो। एंड आई वुड रादर रिक्वेस्ट यू कि आप लोग एज सुन एज पॉसिबल बुक्स एंड कॉपीज परचेज कर लोगे तो आप लोग की पढ़ाई में, आपकी स्टडीज़ में कोई हिंडर नहीं होगा। सो विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।